सेकंड टॉपिक अभी हम पढ़ेंगे प्लूरल एफ्यूजन। ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसका दूसरा नाम है हाइड्रोथोरेक्स। ठीक है जी, इसका दूसरा नाम है हाइड्रोथोरेक्स। अब बात आती है कि प्लूरल एफ्यूजन होता क्या है। प्लूरल एफ्यूजन होता क्या, देखो एक हमारे हार्ट में और एक हमारे प्लूरल कैविटी में। कैविटीज पर पढ़ाई थी मैंने, कैविटीज इज अ स्पेस। अब जहां जहां पर वो स्पेस होगा उसके नाम से ही एक रख दिया जाएगा, जैसे प्लूरल कैविटी, एब्डोमिनल कैविटी, पेरिटोनियल कैविटी, पेरिकार्डियल कैविटी। ठीक है। अब इसके बीच में कुछ ना कुछ फ्लूइड रहता है, वो होलो स्पेस तो नहीं होता, फ्लूइड रहेगा उसके अंदर, मॉइस्चर रहता है उसके अंदर। वो फ्लूइड रहता है फ्रिक्शंस को प्रिवेंट करने के लिए और नरिशमेंट प्रोवाइड करने के लिए। वो फ्लूइड रहता है तुम्हारा, जो फ्रिक्शन था उसको प्रिवेंट करने के लिए। अब आता है प्लूरल कैविटी में कितना फ्लूइड होता है, 10 to 15 ml फ्लूइड रहता है। 10 to 15 ml इज द नॉर्मल फ्लूइड कैपेसिटी ऑफ द प्लूरल कैविटी। अब जहां पे प्लूरल कैविटी की बात आ रही है, साथ ही साथ हम पेरिकार्डियल फ्लूइड के बारे में भी पता रहना चाहिए। पेरिकार्डियल फ्लूइड 25 to 30 ml जब हार्ट बीट करता है, फ्रिक्शन को प्रिवेंट करने के लिए, कुशनिंग प्रोवाइड करने के लिए ये फ्लूइड इसलिए होता है यहाँ पर। अभी हम पढ़ रहे हैं, हाँ कितना था, 25 to 30 पेरिकार्डियल फ्लूइड कैपेसिटी नॉर्मल, और प्लूरल कैविटी के अंदर 10 to 15 ml फ्लूइड रहता है। अब इसकी डेफिनेशन क्या है, कलेक्शन ऑफ द फ्लूइड into the pleural space or pleural cavity due to the increase formation or decrease reabsorption. Increase of the fluid into the pleural cavity due to the increased production or decrease reabsorption. देखो किसी भी फ्लूइड अगर बनता है, ये फ्लूइड ऐसा नहीं कि एट बर्थ बन गया तो उतना ही रहेगा, ये बॉडी इसको रिसाइकिल करती है। ठीक है, प्रोडक्शन करेगी, रीअब्जॉर्ब करेगी, बनाएगी, रीअब्जॉर्ब करेगी, ऐसे बनता रहता है और एब्जॉर्ब होता रहता है। जितना बनेगा उतना ही रीअब्जॉर्ब होता है। जैसे सीएसएफ, सीएसएफ कितना बनता है, जितना बनता है उतना ही रीअब्जॉर्ब होता है। 0.5 ml पर केजी पर आर की स्पीड से बनता है और इतना ही रीअब्जॉर्ब होगा। ऐसे ही प्लूरल फ्लूइड जितना बन रहा है उतना रीअब्जॉर्ब हुआ। अब सपोज बन तो रहा है उतनी ही स्पीड से, बट रीअब्जॉर्प्शन में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आ चुकी है, किसी ब्लॉकेज की वजह से, किसी इन्फ्लामेशन या किसी अदर बीमारी की वजह से रीअब्जॉर्प्शन रुक गया, बट प्रोडक्शन बढ़ता जा रहा है। वो तो वहां इकट्ठा होता रहेगा। एक टाइम ऐसा आएगा जब प्लूरल कैविटी में फ्लूइड 400 ml, 500 ml, डेढ़ लीटर तक इकट्ठा होता है, 1.5 लीटर। अब उस टाइम में रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स इन्वॉल्व हो जाती है। ठीक है, वो भी आगे हम पढ़ेंगे। अब इसके पढ़ लेते हैं हम कोज। देखो कोज हम दो तरीके से पढ़ेंगे, नाम से ही आप समझ जाओगे, एक ट्रांसयूडेटिव कोज एंड एक्सयूडेटिव कोज। अब इसकी हिंट ये है, ईएक्स और ट्रांस। ई से एग्जैक्ट, एग्जैक्ट मतलब वही जगह जो है, और ट्रांस मतलब ट्रांसफर्ड।
अब बताओ ऐसी कौन सी डिजीज कंडीशन है जो ट्रांसफर होके मतलब किसी और चीज की वजह से प्लूरल एफ्यूजन कर सकती है, और ऐसी कौन सी डिजीज है जिसकी वजह से प्लूरल एफ्यूजन हो सकता है? सबसे सिंपल है, टीबी हो सकता है, लंग कैंसर हो सकता है, इंजरी टू द लंग्स हो सकती है, जो फर्दर आगे चल के इन्फेक्शन में कन्वर्ट हो जाएगी। इन्फेक्शन ऑफ द लंग हो सकता है, ये सारे एक्सीडेटिव कोज है, एग्जैक्ट कोज जो लंग्स में ही है और लंग्स तक ही सीमित है, और उसी की वजह से प्लूरल एफ्यूजन हो गया है। बिल्कुल आ सकता है, कोई भी इन्फेक्शन, ठीक है। टीबी हो गया, सीए लंग और सीए मैलिग्नेंसी भी ऐसे बोल सकते हैं, लंग्स मैलिग्नेंसी, कुछ भी रीजन हो सकता है। और अब आता है ट्रांसिडेटिव कोज। अब ऐसा कौन सी डिजीज है जिसकी वजह से प्लूरल एफ्यूजन हो सकता है? अच्छा, सबको पता है कि ऑनकोटिक प्रेशर, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर क्या होता है? हमारी बॉडी के अंदर ऑनकोटिक प्रेशर ऐसा प्रेशर होता है जो कि प्रोटीन से बनता है, एल्बुमिन, जो मेंटेन करके रखता है। ये इनवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर कराता है, मतलब रोक के रखता है, होल्ड करता है। अगर ये नहीं होगा तो फ्लूइड लीकेज स्टार्ट हो जाएगी, इंट्रासेल्युलर फ्लूइड लीक होना स्टार्ट हो जाएगा। जो फ्लूइड उसने होल्ड किया था एक सेल ने, वो अपनी कैपेसिटी खो देगा और वो प्रेशर रिलीज कर देगा, और वहां से फ्लूइड आपको मतलब स्वेलिंग देखने को मिलेंगी, पिटिंग एडिमा देखने को मिलेगा। तो ऐसी कौन सी डिजीज है जिसके अंदर ऑनकोटिक प्रेशर कम हो जाए, यानी प्रोटीन लीकेज हो, एल्बुमिन कम हो? किडनी की डिजीज है, बताओ कौन सा है, बताओ। नेफ्रोटिक सिंड्रोम। नेफ्रोटिक सिंड्रोम का नाम सुना है? प्रोटीन यूरिया होता है और प्रोटीन की कमी हो जाती है शरीर के अंदर, उसमें पिटिंग एडिमा, एनासार का देखने को मिलता है ना? तो वो सबसे बड़ा रीजन है, यानी नेफ्रोटिक सिंड्रोम। और दूसरा बताइए, और दूसरा बताइए। और किसके अंदर? लीवर डिजीज में भी हो सकता है। एग्जैक्ट लीवर डिजीज में जैसे सिरोसिस ऑफ लीवर, अल्कोहलिक, तो क्यूमुलेटिवली उनको भी हो सकता है प्लूरल एफ्यूजन, ठीक है। इसका मेनली रीजन क्या है? जो लंग्स है, इसके अंदर क्या होगा, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी शरीर की कम हो चुकी है, तो कैपिलरीज में भी फ्लूइड लीक होगा, जहां पर गैस एक्सचेंज होती है, जो स्मॉल स्मॉल कैपिलरीज होगी जो ब्लड लेके जा रही हैं लंग पैरेंकाइमा के थ्रू, वेसल्स का जाल होता है, फिर बाद में वेसिकल्स बनती है, फिर बाद में जाके वो वेन्स में जाएगी, वेन्स फिर इंफीरियर और सुपीरियर वेन में कनेक्ट होकर वापस हार्ट की तरफ लाएंगी, तो उसमें से भी फ्लूइड लीक होना स्टार्ट कर देगा, क्योंकि सेल्स ने फ्लूइड छोड़ा, होल्डिंग कैपेसिटी लूज करी। फ्लूइड जब बढ़ जाता है तो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर भी बढ़ जाएगा, जब हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बढ़ेगा तो आउटवर्ड मूवमेंट और कराएगा, तो फ्लूइड लीकेज और स्टार्ट हो जाएगी। जब फ्लूइड लीकेज स्टार्ट है, जिस वजह से कैपिलरीज भी की परमिबिलिटी भी बढ़ जाती है, परमिबिलिटी भी मतलब आना जाना किसी चीज का, ट्रांसपेरेंसी ज्यादा बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से और स्पीडली कैविटीज के अंदर फ्लूइड इकट्ठा होगा। ठीक है, समझ गए? प्लूरल, हाँ हो सकता, बिल्कुल हो सकता है। हार्ट डिजीज, राइट हार्ट फेलियर में हो सकता है। किसके अंदर? उसमें सिर्फ हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बढ़ता है, ऑनकोटिक से कोई लेना देना नहीं है, बट वो बाद में जाके करेगा, उससे पहले वो कुछ और इन्वॉल्व करा देगा, जैसे राइट हार्ट फेलियर हो जाएगा उससे पहले ही वो होगा, साथ में पेशेंट को और भी दिक्कत होनी चाहिए जब जाके प्लूरल एफ्यूजन करेगा।
अगर चेस्ट इन्फेक्शन हो गया है तो कर सकता है, बट एक्सुडेटिव में नेफ्रोटिक सिंड्रोम मोस्ट कॉमन ये सिम्टम देखने को मिलेगा, सबसे मोस्ट कॉमन है नेफ्रोटिक सिंड्रोम में देखने को मिलेगा। और पेरिटोनाइटिस भी, प्लूरल एफ्यूजन जैसे होता है ना, प्लूरल कैविटी में भी फ्लूइड भर जाता है, तो ये फ्लूइड लंग पैरेंकाइमा में होगा ही होगा कैविटी में, और प्लूरल कैविटी यानी तुम्हारी एब्डोमिनल कैविटी में भी इकट्ठा होगा। बताया ना मैंने, कैविटीज के अंदर फ्लूइड लीक होना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि स्पेस वही है और पानी वहां बहता है जहां पे खाली जगह हो, और वैसे भी ऊपर से नीचे पानी जाएगा। अब जहां जहां पे भी है वो सारा पानी इकट्ठा लोअर लोब्स के पास इकट्ठा होना चला जाता है, और आपकी टाइडल वॉल्यूम कैपेसिटी को डिक्रीज कर देता है। एंड देन पेशेंट को फर्दर रेस्पिरेटरी सिम्टम्स लाइक टेकीपनिया, टेकीकार्डिया। टेकीपनिया टेकीकार्डिया क्यों हो रहा है? लंग की कैपेसिटी कम हो गई है, डिमांड को फुलफिल करने के लिए हार्ट को लग रहा है कि ऑक्सीजन कम आ रही है, तो वो हार्ट बीट तेज बढ़ा देता है सप्लाई को पूरा करने के लिए। टैकीपनिया क्यों देखने को मिलता है? क्योंकि पेशेंट सांस तो ले रहा है, लोअर लोब में फ्लूइड इकट्ठा होने की वजह से चेस्ट एक्सपेंशन नहीं हो पा रहा है, तो वहां के एल्वोलाइज में गैस एक्सचेंज नहीं हो रही है, गैस एक्सचेंज नहीं हो रही है, फर्दर एल्वोलाइज पर वर्कलोड बढ़ गया है, तो पेशेंट जल्दी जल्दी सांस लेगा, ठीक, एंजाइटी में आ जाएगा, तो चेस्ट पेन होगा। और इंस्पिरेटरी चेस्ट पेन देखने को मिलता है जिसे प्लूराइटिक चेस्ट पेन बोलते हैं, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट द कोज, समझ गए सभी। अब आता है साइलेंट सिम्टम, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसमें क्या क्या साइलेंट सिम्टम आएंगे। क्वेश्चंस आ सकते हैं इसमें, बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। साइलेंट सिम्टम कब ड्राइव होता है, कब आना स्टार्ट होता है? व्हेन द मोर देन 300 ml। साइलेंट सिम्टम कब आएगा? जब प्लूरल एफ्यूजन 300 ml से ज्यादा हो, जो फ्लूइड प्लूरल कैविटी में 300 ml से ज्यादा है, तो पेशेंट को रेस्पिरेटरी सिम्टम आना स्टार्ट हो जाएंगे। चेस्ट पेन होगा, जिसे बोलते हैं प्लूराइटिक चेस्ट पेन। नेचर कैसा रहेगा? शार्प। ड्यूरिंग इंस्पिरेशन, ठीक है, कोई डाउट इसमें? डिसनिया, मोस्ट इंपॉर्टेंट, डिक्रीज ब्रीथ साउंड। कहां पर रहेगी ब्रीथ साउंड डिक्रीज? अफेक्टेड साइड। जिस तरफ प्लूरल एफ्यूजन होगा उस साइड साउंड, ब्रीथ साउंड नहीं आएगी। ये है डिक्रीज। एब्सेंट कब रहेगी? व्हेन द फ्लूइड 1.5 लीटर, मोर देन 1.5 लीटर है, तो वहां पर एब्सेंट रहेगी। डिक्रीज चेस्ट वॉल मूवमेंट, चेस्ट वॉल मूवमेंट भी डिक्रीज हो जाएगी। टेकीपनिया एंड टेकीकार्डिया लिखेंगे सब, टेकीपनिया एंड टेकीकार्डिया। और एक वर्ड है मीडिया स्टर्नल शिफ्ट।
इसका मतलब क्या है? मीडिया एक्सटर्नल शिफ्ट हो जाती है जब प्लूरल फ्लूइड 250 ml से ज्यादा हो, तो नॉन अफेक्टेड साइड शिफ्टिंग हो जाएगी। जैसे कि मीडिया एक्सटर्नल ये है तुम्हारी ट्रैकिया, फ्लूइड एक्यूमुलेटर है इस तरफ, तो ये इस तरफ शिफ्ट होना स्टार्ट हो जाएगी, ये वाली लाइन इस तरफ। और जब इस तरफ स्टार्ट होती है तो उसको बोलता है मीडिया एक्सटर्नल शिफ्टिंग, नॉन अफेक्टेड साइड। ठीक है। और जब ये ऑलरेडी मूव हो चुकी है, पेशेंट सांस लेगा, एक्सपेंड होंगे तो टच होगा आपस में। ये जरूर नहीं कि इससे टच हो, बाहर की एंटीरियर वॉल से भी टच हो सकता है, पोस्टीरियर लेटरल वॉल से भी टच हो सकता है चेस्ट की, समझे? तो वहां से भी ये टच होके प्लूराटिक चेस्ट पेन क्रिएट करता है, जिसको बोलते हैं पेन ड्यूरिंग इंस्पिरेशन। ठीक है जी, ये सब चीजें ध्यान रखेंगे इसमें। अब आता है डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। ये रब कर दूं 250 ml। हाँ, मीडिया एक्सटर्नल शिफ्टिंग 250 ml होना चाहिए जब भी शिफ्ट करेगा। अब चाहे वो 300 ml हो, 1.5 लीटर हो, 1 लीटर हो, 400, 500, 600, कुछ भी हो। ठीक है जी। डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन लिखेंगे, चेस्ट एक्सरे, प्लूरल फ्लूइड एनालिसिस, साइटोलॉजिकल टेस्ट जिसे बोलते हैं। हाँ, डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन अलग अलग है। पहला है चेस्ट एक्सरे, दूसरा है पीएफए, प्लूरल फ्लूइड एनालिसिस। साइटोलॉजी टेस्ट, साइटोलॉजिकल टेस्ट मींस मैलिग्नेंसी फाइंड करने के लिए साइटोलॉजी टेस्ट करता है इसके अंदर, एंड इट टू फाइंड आउट द मैलिग्नेंसी। अब लिखेंगे मैनेजमेंट। मोस्ट इंपोर्टेंट द पोजीशन, पोजीशन, अफेक्टेड साइड पोजीशन। टू प्रिवेंट द डैमेज ऑफ अनअफेक्टेड साइड। affected side position to prevent the damage to the unaffected side। ठीक है। अनअफेक्टेड साइड को बचाने के लिए स्प्लिंट करेंगे, सपोर्ट करेंगे, इसलिए उसको उस तरफ की पोजीशन देंगे। सेकेंड है ट्रीट दी प्राइमरी कोज। रीजन क्या है, यानी अगर नेफ्रोटिक सिंड्रोम इज द रीजन, ट्रांसिडेटिव कोज है तो उसको ट्रीट करेंगे। थर्ड है रिमूवल ऑफ प्लूरल फ्लूइड, रिमूवल ऑफ प्लूरल फ्लूइड बाय द थोरासिंथेसिस। थोरासिंथेसिस। ठीक है जी, ये अब इंपॉर्टेंट है। अब इसमें आता है, एयर अप कर रहा हूं मैं। आईसीडी के बारे में सुना है सबने, इंटरकोस्टल चेस्ट ड्रेनेज। अब उसमें इंपॉर्टेंट, उसमें क्वेश्चंस आते हैं कि कब देखेंगे कि सही है, कब डॉक्टर को इन्फॉर्म करना है, मतलब वो सब चीजें कैसे पता लगती हैं। मतलब क्या है,
आईसीडी इंसर्शन को हम मेनली 6 से लेके 8 इंटरकोस्टल स्पेस में करते हैं, क्योंकि ये हाइड्रोथोरेक्स है। एक होता है पाइलोथोरेक्स, एम्फाइमा, फर्स्ट कलेक्शन, वो 5th इंटरकोस्टल स्पेस में करते हैं। ठीक है, वो भी पढ़ेंगे, बाद में पढ़ेंगे इसके बाद। एक होता है हिमोथोरेक्स, काइलोथोरेक्स, ये बहुत सारी चीजें हैं, वो सब बताएंगे। इंटरकोस्टल स्पेस है आईसीएस, मतलब 6 से 8 के बीच में करते हैं, 7th इज द मोस्ट कॉमन। अब इसमें ध्यान रखना नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी। जब भी पेशेंट को ये पोजीशन इंसर्ट करते टाइम, पोजीशन कौन सी होती है? एट द टाइम ऑफ प्रोसीजर, सिटिंग एट द एज ऑफ द बेड, सिटिंग एट द एज ऑफ द बेड ड्यूरिंग द प्रोसीजर। ठीक है, सेकेंड पोजीशन क्या है? अनअफेक्टेड साइड, सेमी फाउलर्स पोजीशन विद रेज्ड हैंड, सेमी फाउलर्स पोजीशन, अनअफेक्टेड साइड विद रेज्ड हैंड। ये प्रोसीजर के दौरान की है, जब प्रोसीजर करेंगे उस टाइम क्या क्या पोजीशन देंगे, क्योंकि उस टाइम प्रोसीजर कर रहे हैं तो अनअफेक्टेड साइड ही करेंगे। अगर अफेक्टेड साइड पोजीशन दे देगी तो प्रोसीजर कैसे करेंगे बताओ? उस तरफ आपने सपोर्ट दे दिया तो पेनिट्रेट कैसे करेंगे? चेस्ट वॉल को नहीं कर सकते, तो अनअफेक्टेड साइड देंगे, हाथ ऊपर रहेंगे पेशेंट के सर के पीछे या फिर ऊपर रखेंगे, और सेमी फोल्डेड पोजीशन रहेंगे ताकि जो फ्लूइड हो प्रिक करते ही बाहर ना निकले। प्रिक करेंगे और पेशेंट को फिर देखेंगे फ्लूइड कैसे कैसे आ रहा है। ठीक है, ड्यूरिंग द प्रोसीजर। अब आफ्टर प्रोसीजर ऐसी कोई स्पेसिफिक पोजीशन नहीं कि ऐसे ही देनी है, बस इसमें नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है, जो बैग होगा आईसीडी बैग, इट शुड बी दी बिलो द इंसर्शन साइट, इट शुड बी बिलो द इंसर्शन साइट। सपोज चेस्ट में डाला गया है, कोई भी ड्रेनेज सिस्टम है चेस्ट में किसी भी जगह डाला जाए, इंड्यूलिंग साइट से नीचे होना चाहिए। सिंपल से ग्रेविटी जब भी काम करेगी। ठीक है, इट शुड बी बिलो द चेस्ट लेवल और द इंसर्शन साइट। ठीक है जी। सेकंड, इंटरमिटेंट ओसिलेशन, इंटरमिटेंट ओसिलेशन इंडिकेट कुछ समझ आ रहा है? इस तरह का रहता है थोड़ा सा, और ये पेशेंट में जाते हैं। ठीक है, इंटरमिटेंट ओसिलेशन का मतलब देखो, ये है इंटरकोस्टल चेस्ट ड्रेनेज। ठीक है, वाटर सील ड्रेनेज यूज करते हैं, वाटर सील, इतना तो पानी रहेगा ही रहेगा, ये डिप रहनी चाहिए पानी के अंदर, ये नीचे का एंड पॉइंट है। इसके अंदर थोड़ा बहुत फ्लूइड भी रहता है क्योंकि सिक्रीशन निकल रहा है, इकट्ठा हो रहा है। अगर पानी का लेवल है, सपोज यहाँ पे पेशेंट ब्रीथ कर रहा है, सांस ले रहा है, ये बबल्स ऊपर नीचे होगा सांस लेते छोड़ते टाइम, तो इसे बोलते हैं इंटरमिटेंट ओसिलेशन। तो क्वेश्चन पूछे, इज इंटरमिटेंट ओसिलेशन इन आईसीडी ट्यूब इज इट नॉर्मल इन और इन्फॉर्म द डॉक्टर, या फिर ये किंग द ट्यूब, या फिर ये व्हाट विल बी नर्सिंग एक्शन। चाहे नर्सिंग एक्शन हो, चाहे नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी हो, या नेक्स्ट स्टेप हो, और नॉलेज असेसमेंट हो, इंटरमिटेंट ओसिलेशन का मतलब है नॉर्मल फाइंडिंग। इट इज द नॉर्मल, द ट्यूब इज मतलब नाइसली इंसर्टेड, देयर इज नो लीकेज, देयर इज नो किंकिंग, इसका मतलब ये है।
पहला स्टेप तो ये हो गया। सेकंड है स्टॉप ऑसिलेशन। स्टॉप ऑसिलेशन, ओ डबल एस ऑसिलेशन है, ओ एस सी आई डबल एल ए टी आई ऑन। अगर ऑसिलेशन रुक जाए, इसका मतलब क्या है? एयर बबल है या फिर एयर है या फिर फ्लूइड है, रुका हुआ है, पेशेंट सांस ले रहा है, कुछ भी कर रहा है, इसका मतलब क्या है? हाँ हाँ, इट इंडिकेट किंकिंग ऑफ द ट्यूब, के आई एन के आई एन जी, किंकिंग। तो नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी इन्फॉर्म टू द डॉक्टर, ये सेकंड रहेगा। सबसे पहले रहेगा चेक द ट्यूब, चेक द इंसर्शन साइट, देयर इज मतलब चेक फॉर द एनी किंकिंग, एनी ब्लॉकेज, कोई बैंड पाइप बैंड तो नहीं है पेशेंट के बीच में, तो नहीं दबा, बेड के गद्दे के नीचे तो नहीं दब गया है, किंक तो नहीं हो गया, मुड़ तो नहीं गया, ये सब पहले चेक करेंगे। देयर इज नो किंकिंग, देयर इज नो मतलब कुछ भी आपको नहीं दिख रहा है, तो सेकंड स्टेप रहेगा इन्फॉर्म द डॉक्टर्स या हेल्थ केयर प्रोवाइडर। आपको कुछ नहीं करना है इसमें, आपको नहीं करना, री इंसर्ट द ट्यूब बिल्कुल नहीं करना है, ब्लॉक द ट्यूब बिल्कुल नहीं करनी है, एज इट इज छोड़ देना है। किंग के तो आप सीधी कर सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है इन्फॉर्म टू द हेल्थ केयर प्रोवाइडर। ठीक है, सेकंड भी क्लियर हो गया। थर्ड है तुम्हारा एक्सेसिव बबलिंग। एक्सेसिव बबलिंग, एक्सेसिव बबलिंग का मतलब क्या है? अब इसमें आते हैं नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी, नॉलेज असेसमेंट, नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी और नर्सिंग नेक्स्ट स्टेप क्या क्या रहेगा इसमें। एक्सेसिव बबलिंग का मतलब है या तो इसके अंदर पानी कम है, ये जो वाटर सील्ड बनाई गई है, या तो ये डिप नहीं है इसके अंदर, एयर लीकेज है, मतलब पानी नहीं है तो एयर आराम से चल जाएगी, मूव करेगी नेगेटिव प्रेशर की साइड। दूसरा लीकेज है, इंसर्शन साइट से लीक हो चुका है, हट चुका है पाइप, डिस्कनेक्ट हो चुका है, आउट हो चुका है, तो सेकंड रीजन वो है। दूसरा लीकेज है, कहीं पंचर है पाइप, पानी कम है, तो ये रीजन है एक्सेसिव बबलिंग का। इट इंडिकेट लीकेज ऑफ द चेस्ट ट्यूब, या तो ये यहां से पानी कम है या फिर चेस्ट से लीक हो रही है। ठीक है, लीकेज ऑफ द इंडिकेट, इट इंडिकेट लीकेज ऑफ द चेस्ट ट्यूब। एक्सेसिव बबलिंग एंड फ्रोथिंग, ये वर्ड भी लिख लेना, फ्रोथिंग, झाग आएंगे, फ्रोथिंग भी है। ठीक है जी। अब आता है नेक्स्ट, कितना ड्रेन करते हैं हम एक दिन में, किसी कोई लिमिट होती है नहीं होती, एक बार में कितना करते हैं? तो लिखेंगे मिनिमम ड्रेनेज, छोटी सी हेडिंग डालेंगे मिनिमम ड्रेनेज। एक बार में 300 से 450 ml हम फ्लूइड को निकाल सकते हैं, प्लूरल फ्लूइड को, उसके बाद ब्लॉक कर देंगे। सेकंड है पर डे 1500 ml। अब दिमाग में आ रहा होगा कि ज्यादा क्यों नहीं निकाल सकते सर, एक बार में निकाल दो ना, 1500 ml खत्म करो, वो बस खत्म हो गया टॉपिक। 1500 ml ज्यादा इसलिए निकाले लंग कोलैप्स को प्रिवेंट करने के लिए, क्योंकि इतना स्पेस जो एकदम से तुम रैपिडली ड्रेनेज करोगे ना, तो वो स्पेस इतना जल्दी खाली हो जाएगा, लंग कोलैप्स हो सकता है, खराब हो सकता है, एटलेट वो डेड स्पेस क्रिएट कर देंगे, मींस टू प्रिवेंट द लंग कोलैप्स। इसलिए हम ज्यादा फ्लूइड एकदम से बाहर नहीं निकालते। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट आईसीडी एंड प्लूरल एफ्यूजन। थैंक यू।